आप कभी भी जब आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो आपने एक टर्म बहुत बार सुना होगा, बुक बिल्डिंग इशू। तो जब आप बुक बिल्डिंग इशू के बारे में सोचते हो तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ ये रहा है कि हमें कुछ चीज़ें तो पता होती हैं और कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है या अवेयरनेस की कमी होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पूरे विस्तार से समझेंगे कि ये बुक बिल्डिंग होता क्या है, क्या टाइप्स होते हैं और उनका क्या रिलेशन होता है आईपीओ के साथ। तो अब अगर आप बुक बिल्डिंग को समझना चाहते हैं तो एक बार थोड़ा सा आईपीओ के पूरे प्रोसीजर को हम समझ लेते हैं। उससे क्या होता है, अगर आपका प्रोसेस क्लियर है तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो देखिए, होता क्या है, जब एक कंपनी को आईपीओ लाना होता है तो उन्हें सबसे पहले इस कंपनी का एक वैल्यूएशन करना होता है। उनको एक प्राइस डिटरमाइन करनी होती है कि जो प्राइस वो पब्लिक को ऑफर करेंगे। तो अभी तक आप इतना ही समझिए कि कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसे एक प्राइस की ज़रूरत है जो वो प्राइस पब्लिक को ऑफर करे। अब इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए वो हेल्प लेते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, या जैसे इंडिया में कहा जाता है मर्चेंट बैंकर्स। तो मर्चेंट बैंकर्स इस काम के स्पेशलिस्ट होते हैं और वो क्या करते हैं, वो कंपनी को हेल्प करते हैं, कंपनी को इस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं कि क्या वो ऑप्टिमम प्राइस होगी जिसमें इन्वेस्टर्स के लिए भी कुछ बचेगा और जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है फंड रेजिंग की, क्योंकि कंपनी आईपीओ ला क्यों रही है, कंपनी आईपीओ ला रही है फंड को रेस करने के लिए। तो अगर उन्हें फंड की ज़रूरत है, या तो पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट चाहिए, या अगर कोई एक्सपेंशन का काम है उसके लिए उन्हें और पैसे की ज़रूरत चाहिए। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर जब हम इन्वेस्टमेंट बैंकर की बात कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, हर आईपीओ एक समान नहीं होता, हर आईपीओ कंपनी को आगे लेकर जाने के लिए नहीं होता। आईपीओ में बहुत बार आपको ये भी चेक करना पड़ता है कि ये पैसा एग्जिट के लिए लिया जा रहा है या ये पैसा कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए लिया जा रहा है। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो ही सकता है, तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलआईसी में अपना शेयर बेचा तो आपने जो इन्वेस्ट किया, कंपनी ने फंड रेस किया, वो अपने एक इन्वेस्टर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको एग्जिट दिया। वो इस पैसे से कोई नई यूनिट, नया काम या कोई नया एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट का हिस्सा था अब वो आपका यानी पब्लिक का हिस्सा हो गया। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जब आईपीओ आता है तो उसमें एक पोर्शन कंपनी एक्सपेंशन के लिए होता है और एक पोर्शन अर्लियर इन्वेस्टर्स के एग्जिट के लिए होता है। कभी कभी ये 100% भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मुझे आईपीओ का प्राइस डिटरमाइन करना है। इस पे हेल्प कौन कर रहा है, इसमें हेल्प कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। अब जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, जब वो एक प्राइस लेकर आते हैं कंपनी के लिए कि भाई आप इस प्राइस पर लेकर आइए, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तरीका हो सकता है कि मैंने एक प्राइस डिटरमाइन कर लिया। जैसे कंपनी ने एक प्राइस डिटरमाइन कर लिया 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ में मैं पब्लिक को ये शेयर्स दूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये फिक्स्ड प्राइस आईपीओ हुआ। यहाँ पर कोई भी बार्गेनिंग नहीं है, ना इधर कोई रूम है आपके लिए प्राइस को सिलेक्ट करने का। एक प्राइस डिटरमाइन हो गई, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, वॉटेवर जो भी प्राइस है वो डिटरमाइन हो गई। अब आपका काम है इस प्राइस पर लेना या नहीं लेना। लेकिन जो हमारा टॉपिक है और जो आप अमूमन देखते हो वो आप क्या देखते हो, आप देखते हो बुक बिल्डिंग इशू। अब ये बुक बिल्डिंग इशू क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे आपके एप्लीकेशंस आते हैं वैसे वैसे एक बुक बिल्ड होती है। अब इस चीज़ को आपको समझना है कि बहुत अलग अलग कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं।
रिटेल के लिए एक छोटा हिस्सा होता है, जो बड़ा हिस्सा होता है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होता है, उसमें भी सब कैटेगरीज होती हैं। तो ये सारे लोग अप्लाई करते हैं, किस में अप्लाई करते हैं, आईपीओ में अप्लाई करते हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे अभी एक रीसेंट आईपीओ आया हुआ है नेक्सस इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, वहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्राइस आपको दी गई है वो प्राइस आपको दी गई है 95 से 100 रुपीज़ के बीच में। तो ये जो आप देखते हो इसे कहा जाता है प्राइस बैंड। अब ये प्राइस बैंड करता क्या है, आप चाहो तो आप 95 पे अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो उसके बाद वाली प्राइस पे अप्लाई कर सकते हो। ऐसे करते करते आपके पास में ऑप्शन है कि आप 100 रुपीज़ तक अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये जो 95 है वो आपका हो गया फ्लोर प्राइस, और 100 जो है वो होगी आपकी कैप प्राइस। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर गैप कितने का है, गैप होता है 5% का। पहले क्या होता था कि गैप एकदम कम रख दिया जाता था। कंपनी शेयर प्राइस ला रही है 500 रुपए में और वो कहती है कि आप 500 और 502 रुपए में से डिसाइड कर लीजिए, यानी आपके पास में 3 ही ऑप्शन है, 500, 501 और 502। लेकिन आज की डेट में आप देखोगे कि तकरीबन 5% का एक गैप होता है। अब यहाँ पर ये जब आपको प्राइस बैंड समझ में आ गई, तो अब यहाँ पर बुक बिल्डिंग कैसे होती है। बुक बिल्डिंग ये होती है कि जैसे जैसे आपके एप्लीकेशंस आते जाते हैं वैसे वैसे बुक्स को बनाया जाता है कि किस प्राइस पर कितनी बिडिंग आई और किस दिन आई। तो यहाँ पर कंपनीज को ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं या ये मैंडेट दिया जाता है कि आपको अपनी बुक्स डिस्क्लोज करनी पड़ेगी डे वाइज, कि पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, तीसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो अब आप एक चीज़ देख सकते हो, ये बन गई एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस। लेकिन क्योंकि हम बुक बिल्डिंग की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर मैं अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो शायद आपको हेल्प करे इन जनरल। वो ये होती है कि जब आप बुक बिल्डिंग के बारे में पता कर रहे हो या आईपीओ के बारे में पता कर रहे हो, तो आपको एक और टर्म आता है एंकर इन्वेस्टर्स। ये जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं ये लाए जाते हैं ताकि इसमें पब्लिक का मोराल बूस्टअप हो और उनको समझ में आए ऐसे कौन से आईपीओज हैं जिसमें एंकर इन्वेस्टर इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब ये एंकर इन्वेस्टर्स कौन है, ये बड़े बड़े फंड हाउस हैं, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट ही मिनिमम 10 करोड़ का होता है। तो अब क्या होता है, आईपीओ के जस्ट पहले आपको ये पता चल जाता है कि एंकर इन्वेस्टर से कंपनी ने कितना रेज किया। तो अगर एक कंपनी एंकर इन्वेस्टर से फंड रेज करने में सक्सेसफुल हो जाती है, इसका मतलब है कि जो बड़े लोग हैं उनका इंटरेस्ट इस आईपीओ में है। तो ऑटोमेटिकली जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि इस आईपीओ में अगर हम पैसे लगाएंगे तो इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। तो अब आपको एक चीज़ पता चल चुकी है कि एक प्राइस बैंड होगा आईपीओ का, जहां पर बुक्स बिल्ड होंगी। जो बुक्स बिल्ड होती है वहां पर बिडिंग करनी होती है। बिडिंग करनी होती है मतलब आप वहां पर भाव लगा रहे हो। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब आपको पता है कि ये 95 का यहाँ पे फ्लोर प्राइस है, 100 का आपका कैप प्राइस है। अब एक और प्राइस होती है, वो प्राइस होती है कट ऑफ प्राइस। अब ये कट ऑफ प्राइस क्या है? कट ऑफ प्राइस वो है कि जिस प्राइस पे आईपीओ आएगा। तो अब आप एक चीज़ देखिए, जो अलॉट होगा। अब क्या हुआ, आपने अप्लाई किया 95 पे, मैंने अप्लाई किया 97 पे और बाकी लोगों ने अप्लाई किया 100 पे। ये बुक बिल्डिंग का मतलब फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये होता है कि कंपनी को एक चीज़ पता चल जाती है कि जो बुक्स बिल्ड हुई हैं इस पे इनका ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किस प्राइस रेंज में किया है। 95 में किया है, 96 में किया है, 97 में, 98 में, 99 में। तो यहाँ पर क्या होता है, एक वेटेड एवरेज निकाला जाता है कि किस किस प्राइस पे इन्वेस्ट हुआ। और सपोज अगर वो वेटेज एवरेज 97 आया तो कंपनी ये कहेगी कि भाई जितने भी लोगों ने आईपीओ में अप्लाई किया था, जिन जिन को अलॉट होगा वो अलॉट होगा 97 रुपीज़ में। ये कट ऑफ प्राइस है। अब इसका इम्प्लीकेशन आपके लिए क्या होगा? अगर आपने 95 में अप्लाई किया है तो आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आप कट ऑफ प्राइस के नीचे हो। जो भी कट ऑफ प्राइस, क्योंकि वो किसी को नहीं पता होगी। इसके बाद में अगर किसी ने 100 रुपीज़ में अप्लाई किया है, 97 में उसे अलॉटमेंट मिलता है,
तो 3 रुपए के हिसाब से उसके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए है, आज की डेट में पैसे का कोई लेन देन तब तक नहीं होता जब तक आपको अलॉटमेंट ना मिल जाए, और अलॉटमेंट जब मिलेगा तो उतने ही पैसे डिडक्ट होंगे जितने की कट ऑफ प्राइस है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में आपको पैसे देके अप्लाई नहीं करना होता, आपको एसबा के थ्रू अप्लाई करना होता है, और एसबा में क्या होता है, आपके पैसे ब्लॉक हो जाते हैं बैंक में, और जब आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो जिस प्राइस पे अलॉटमेंट मिला है उतने ही प्राइस आपका रिलीज होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जब अप्लाई किया 100 रुपीज़ में, लेकिन कट ऑफ प्राइस 97 निकला, तो आपके पैसे आपको वापस हो जाएंगे। अब एक और पॉइंट होता है जो आपको पता होना चाहिए कि क्या मैं कट ऑफ प्राइस पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कट ऑफ प्राइस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे मेंशन कर दिया कि आप कट ऑफ प्राइस में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अलॉटमेंट जब भी मिलेगा वो कट ऑफ प्राइस पे मिलेगा। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ना 100 पुट अप करेंगे ना 95 पुट अप करेंगे, वो स्ट्रेट अवे आपका कट ऑफ कर देते हैं। लेकिन लोगों को यहाँ पर एक गलत फहमी होती है कि अगर मैंने कट ऑफ किया तो मुझे कट ऑफ पे मिलेगा, लेकिन अगर मैंने 100 कर दिया तो कंपनी मुझे 100 पे देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 100 पे भी करते हो और प्राइस अगर कट ऑफ उससे नीचे आती है तो आपको उसके नीचे वाली प्राइस पे ही मिलेगा। तो अब आप देखिए, इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए। आपने क्या किया, आपने अप्लाई किया, हम कहते हैं अप्लाई किया, इसे टेक्निकल भाषा में कहा जाता है बिडिंग किया। अब आपने जब यहाँ पर बिडिंग की, बिडिंग करने के बाद में एक बुक्स बनी, तो जब ये बुक्स बन गई तो इस बुक्स को डिस्प्ले किया गया, बताया गया कि किस दिन कितने अलॉटमेंट आए। बुक बिल्डिंग जब पूरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद में कंपनी ने निकाला कि किस प्राइस पे हम ये लोगों को देंगे, वो प्राइस हो गई कट ऑफ प्राइस, और फाइनली आपके पास आपका आईपीओ आपके पास में पहुंचा है आपकी प्राइस पे। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, ये छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको ऐसे टर्म्स के बारे में बताऊं जिसको लेके या तो आपको कंफ्यूजन है या तो आपको नहीं पता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।